अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फैसल रशीद खान हूँ। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज जो हमारी गेस्ट हैं ये बहुत स्पेशल हैं। जिस टॉपिक पे उन्होंने बात करनी है ये टॉपिक बहुत ख़ास है, सेंसिटिव है। इन्होंने मुझसे रब्ता किया था कि मैं चाइल्डहुड कैंसर के बारे में बात करूं, लेकिन मैंने इनको कहा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। इन्होंने जब बताया कि इनका बच्चा जो कि कैंसर का शिकार हुआ, उन्होंने उसे खोया, तो उनसे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस बारे में बात कर सकता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। और लोगों के लिए जो इस तकलीफ से, इस मुश्किल से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, और आगे क्या होता है उसमें शायद इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो मैं वेलकम करूंगा डॉक्टर ज़ैनब उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर ज़ैनब, थोड़ा आप अपने बारे में बताएंगी ताकि बाकी लोगों को भी मालूम हो। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ, क्लास ऑफ 2008। और अनफॉर्चुनेटली अब मैं स्पेशलाइज नहीं कर पाई अब तक, क्योंकि जिस साल मैंने अपना स्पेशलाइजेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उसी साल कुछ महीने बाद ही माय सन हु वाज अराउंड 20 मंथ्स ओल्ड एट दैट टाइम, उसको चाइल्डहुड कैंसर का उसका डायग्नोसिस हुआ। एक सिंगल एपिसोड हुई थी, प्लेनलेस मतलब पेनलेस, उसको यूरिन में ब्लड आया था, जिसके बाद हमें पता लगा कि उसको एक ट्यूमर है उसके एब्डोमेन में, जो कि कैंसरस है। So after that, I was unable to continue with my training or any other plans, because life comes to a stop when you hear this word that your child has cancer. बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आपकी शादी को उस वक्त कितना अरसा हुआ था? We got married in 2010, so it was our third year of marriage. Yeah. ठीक है, ये आपका पहला बेटा था? जी जी। क्या नाम था बेटे का? ईसा, ईसा कमाल। ईसा कमाल। और उस And वक्त Isa is the eldest grandchild on both sides of the family. तो अपने ननिहाल में भी और ददियाल में भी। सो ही वॉज द, वो कहते हैं ना, सबका लाडला बच्चा। बहुत ही प्यारा, बहुत आसान बच्चा, जिसने कभी तंग नहीं किया, जो इससे पहले कभी बीमार नहीं पड़ा, जिसको खांसी नज़ला ज़ुकाम भी एज सच नहीं हुआ, जिस पे सो फॉर अस व्हेन हमें जब ये पता लगा, एंड और मैं चूंकि एक मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो बाकी फैमिली के लिए दे वेंट इनटू डिनायल, लेकिन मुझे पता था व्हाट दिस डायग्नोसिस होल्ड्स फॉर हिम एंड आवर फैमिली। हम्म, तो मुझे बताइए, आपके अभी और भी बच्चे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी है सालिहा, 6.5 साल की है। बेटा मूसा है, जो 4.5 साल का है। और ईसा के अलावा वी बीन थ्रू 2 more चाइल्ड लॉसेस। जब ईसा का ट्रीटमेंट हो रहा था, ही वाज रिकवरिंग फ्रॉम हिज सर्जरी, तो आई डिलीवर्ड अ स्टिल बोर्न चाइल्ड। ईसा का डायग्नोसिस के कुछ अरसे बाद ही मुझे पता लगा दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन। सो जो उसकी कीमोथेरेपी और सर्जरी में आई वाज एक्सपेक्टिंग अनदर चाइल्ड, दैट वाज अ स्टिल बोर्न बेबी बॉय, 2013 में, दिस इज ठीक है, जुलाई। तो मुझे ये बताइए, एंड ईसा की क्या एज थी जब कैंसर डायग्नोज हुआ? जी जी, इट वाज जस्ट 1 month 2 months shy of his second birthday, 20 months 22 months, अभी 2 साल के भी नहीं हुए थे। और कैसे पता चला था आपको, क्या सिम्टम्स आ रहे थे ईसा को? कोई सिम्टम नहीं था, सिर्फ एक रात जब वो सुबह सो के उठे और मैं जैसे एक रूटीन का डायपर चेंज करती हूँ, तो जब मैंने किया तो इट वाज अ ब्लड स्टेन्ड।
और चूंकि वो रात को रोए मतलब सोते हुए रोए नहीं थे, तो मुझे पता लग गया कि इनको तकलीफ कोई नहीं हुई। तो जैसे पेनलेस हेमेचूरिया हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो हम्म, मुझे एकदम से मेरे जहन में आया कि दिस इज नॉट, वो कहते हैं ना, स्टोन पास नहीं हुआ, नहीं तो वो रोता। तो इट्स प्रॉब्ली समथिंग अ लिटिल मोर डेंजरस। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं फॉरन इसका अल्ट्रासाउंड कराऊं। तो उसी में हमें पता लगा कि देयर इज अ ट्यूमर इन हिज किडनी। एंड नेक्स्ट डे वी गॉट, बाकी रेडियोलॉजी वगैरह हुई। तो इन अ मैटर ऑफ अ वीक्स टाइम वी न्यू कि ये न्यूरोब्लास्टोमा है। हम्म। और ये न्यूरोब्लास्टोमा क्या होता है? न्यूरोब्लास्टोमा बेसिकली जब बच्चा तख्लीक के अमल से गुजर रहा होता है पैदाइश से पहले, तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं जो पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। हमारे चेहरे के स्केलेटन से लेकर दांत, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सब में ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जाते हैं। तो सर से लेकर किसी भी हिस्से का जो ये इस ओरिजिन के जो टिश्यूज होते हैं ना, उसमें हम्म, ये ट्यूमर बन सकता है। मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे किडनीज के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं उनका होता है। लेकिन ईसा के मामले में ये एक स्पेशल केस इस तरह था कि उसका ट्यूमर इंट्रारीनल था। किडनी के अंदर जो उसके ऑटोनॉमिक नर्व्स थे उसमें उसका ये ट्यूमर था। ठीक है। तो मुझे बताइए डॉक्टर ज़ैनब कि एज एज अ मदर, जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई, आपको पता चला, तो क्या फीलिंग्स थी आप? I was devastated. I Because at that time आई वॉज लिविंग द परफेक्ट लाइफ, जो एक कोई भी यंग डॉक्टर जी रही होती है, एक मदर। आई वॉज हैप्पीली मैरिड। मेरा बच्चा अब संभल रहा था। आई हैड टेकन अ ब्रेक फ्रॉम वर्क ओनली बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी देयर फॉर हिम। और मैं समझ रही थी कि अब आई गिवन माई एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू कर लूँगी। और मेरी तो, जैसे आप कहते हैं ना कि अम, जमीन सर के मतलब पाँव के नीचे से खिंच गई ना। समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। लेकिन साथ में मुझे ये जरूर लगा कि मैं उसकी मदर के मोड से ना डॉक्टर के मोड में शिफ्ट हो गई। So, in so many ways, I thought my husband, who's an engineer by his qualification, he took on the parenting role, and I took charge of the medical decisions that needed to be made. तो आप फिर उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चली। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। और ठीक है, एक तो ये जो आपने बताई, उसके अलावा क्या फीलिंग्स थी डायग्नोसिस के हवाले से, और फिर जैसे जैसे स्टेजेस आगे प्रोसीड की? आई एम अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। सो हम्म, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि किसी भी स्टेज पे ना मुझे ये नहीं फील हुआ कि वाई मी, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ या मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। हम्म, क्योंकि इंसिडेंटली जिस वक्त ये ईसा का एपिसोड हुआ, उस वक्त आई वाज ऑलरेडी इनरोल्ड इन 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 एन इस्लामिक स्टडीज प्रोग्राम जहाँ पे मैं कुरान पढ़ रही थी। और मैं 5वें सिपारे पर आई थी। और उससे पहले ये आयात गुजर चुकी हुई थी कि अल्लाह ताला आजमाता है इंसान को मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो उसमें आयत का एक हिस्सा जो सूरह बकरा की आयत है उसमें ये भी है कि फलों से भी, और उसका तफसीर में कहते हैं बच्चों से आजमाता है ना, औलाद की आजमाइश भी आती है। सो आई एक्चुअली थॉट ऑफ इट इन दैट सेंस ओनली कि दिस इज फ्रॉम गॉड, अल्लाह ताला हैं, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डू व्हाट इज इन माई कंट्रोल। जो मेरे कंट्रोल में है मैं बस वो करूँगी, और इसका एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करूँगी। बिल्कुल। और जब अपने बेटे को देखती थी, उस वक्त क्या महसूस करती थी? उसकी तकलीफ देख के क्या फील होता था? um,
चूँकि जब उसका डायग्नोसिस हुआ तो मेरा ख़्याल था कि ये प्रोबेबली विल्म्स ट्यूमर है जो थोड़ा बिनाइन होता है। हुँ, तो पहली तो मेरी सोच थी कि उफ़! ही विल हैव टू हैव अ सर्जरी। उस वक़्त तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको कीमो भी होगी या रेडिएशन भी होगी। हुँ, अम, तो माँ के लिए, किसी भी पेरेंट के लिए, इनफैक्ट किसी भी बंदे के लिए, किसी बच्चे को तकलीफ़ में देखना शायद सबसे मुश्किल काम होता है। अम मैं डॉक्टर बनी थी एक पीडियाट्रिशियन बनने के लिए, क्योंकि मेरा पहला इंटरैक्शन जो है वो ड्यूरिंग माय ए लेवल्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में हुआ था। मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं हैं, तो मैंने पहला जो मेरी मेडिकल सेटिंग में मैंने देखा था ना दैट वाज़ चिल्ड्रन। सो आई जस्ट वांटेड टू बी क्योंकि मेरा एक नेचुरल अर्ज है जस्ट टू हेल्प चिल्ड्रन एंड देयर आई वाज़ विद अ सिक चाइल्ड। तो उसमें तो एक आपकी एक वो एक ममता जो होती है ना, वो एक इन्फिनिट उसके ऊपर पहुँची होती है, कि मैं कैसे इसको प्रोटेक्ट कर लूँ, इसकी तकलीफ़ कैसे कम कर दूँ। बट यू नो दैट ही हैज़ टू गो थ्रू दिस। इसको ये कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी, ये नीडल से टेस्ट कराना पड़ेगा। हुँ। हेल्पलेस भी फ़ील करती थीं? डेफिनेटली मोर सो व्हेन ही रिलैप्स्ड, क्योंकि जब ईसा का इनिशियल डायग्नोसिस हुआ था उस वक्त वी वर टोल्ड दैट इट इज ये थोड़ा स्टेज 2 कैंसर है। प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स जो हैं वो फेवरेबल हैं। तो वी वर नॉट थिंकिंग के फॉर उस वक्त ये था कि ही जस्ट हैज टू गो थ्रू द ट्रीटमेंट हुँ, एंड देन इंशाल्लाह he will be better. But once he relapsed 6 months later, हुँ, then that was stage 4. और उस वक्त मुझे that was the first time I had already been through a child loss at that time. राइट, Um, और उस वक्त मुझे लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बच्चे के इंतकाल पे सब्र करो, ईसा की तरफ देखो, ये दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने उसको नई ज़िंदगी दी है। एंड इन अ फ्यू मंथ्स टाइम मुझे पता लगा कि ईसा हैज़ रिलैप्स्ड। सो दैट इज़ व्हेन आई फेल्ट वेरी ब्रोकन। हुँ, आई रिमेंबर शौकत खानम के मेन लॉबी में आई वाज़ सिटिंग एंड उसके एमआईबीजी स्कैन का रिजल्ट आया और हमें पता लगा कि द ट्यूमर इज़ इन हिज स्कल्स, इन हिज नीज़, इट्स एट मल्टीपल प्लेसेस इनसाइड हिज बॉडी। सो उस वक़्त मुझे लगा कि आई विल लूज़ हिम। हुँ, एंड देन अगेन जब हमें पता लगा कि देयर आर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल अब्रॉड फॉर एडवांस्ड स्टेज न्यूरोब्लास्टोमा, वो न्यूयॉर्क में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में अवेलेबल हैं, बट द मेडिकल बिल दैट केम विद टेकिंग अ चाइल्ड overseas was beyond our imagination. We alhamdulillah come from a privileged family, but even then for a young couple starting out in their careers, it was very difficult. आई कैन अंडरस्टैंड। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जब रिलैप्स हो गया, रिलैप्स मतलब दोबारा से बीमारी, फिर आगे क्या एज थी ईसा की? और जी ईसा को अपनी अगेन अपनी थर्ड बर्थडे से एक महीना पहले, सो फॉर मी विंटर्स स्टिल आर वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जो मौसम बदल रहा होता है, हुँ, दैट इज व्हेन ही वाज डायग्नोज्ड। Winters is when he relapsed, and the next winters is when he passed away. तो रिलैप्स जब हुआ तो एक दफ़ा तो मुझे लगा कि हम तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। And it was more devastating because he had no symptoms at that time, और वो सिर्फ स्क्रीनिंग में हमें पता लगा था। And he was a healthy child, um, running around। कोई कह नहीं सकता था कि ये बच्चा बीमार है। um, I'm sorry, I've lost my train of thought. Could you just what were we discussing? आई अंडरस्टैंड। मैं ये कह रहा हूँ जब रिलैप्स हुआ और आप बता रही हैं वो जी अपनी जी। थर्ड बर्थडे
का टाइम था, फिर उसके बाद क्या हुआ? जी जी, दिस इज द टाइम जिस वक्त ईसा ने स्कूल जाना शुरू कर दिया हुआ था। जब ईसा का पहला डायग्नोसिस हुआ था ना, तब तो ये बोलता भी इतना नहीं था। तो इट वाज सो अम्यूजिंग कि जो पहले अल्फाज ईसा ने सीखे वो पिक लाइन, कैनुला, ड्रिप, और जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसके इर्द गिर्द इस्तेमाल होती थी, वो सीखी। um, uh, I still fail to understand why he never asked me ये मुझे क्या हुआ है, या मैं बीमार हो गया हूँ, या मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि एट दैट टाइम ही वाज माय ओनली चाइल्ड। नाउ माशाल्लाह उसके बहन भाई जो हैं वो तो बहुत तंग करते हैं। लेकिन जी, कमाल हैज जॉइंड अस। जी, कमाल साहब आपके हस्बैंड हैं डॉक्टर जैनब के, एंड ही इज आल्सो जॉइंड। जी, आप कंटिन्यू करें। जी जी। तो इनिशियली तो हमें ये बताया गया था कि देयर इज नॉट मच दैट वी कैन डू, और दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग of the situation. But once when we got back to his oncologists and मेरी अपने और colleague से friend से बात हुई, तो पता लगा कि नहीं, there is still hope. Then we started another round of chemotherapy, hoping कि हम उसका bone marrow से clear कर लें उस कैंसर को, और फिर उसको ज़रूरत थी एक ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट की। मतलब उसका बोन मैरो क्लियर करके निकाला जाता, स्टोर किया जाता, उसको हाई डोज कीमोथेरेपी दी जाती, और उसके बाद दोबारा उसका बोन मैरो उसके अंदर डाल दिया जाता, जो कि पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था। So our oncologist got us in touch with a very nice medical team at King Hussein Cancer Center in Amman, Jordan, who were very kind. और फिर हम over the next year हम ईसा को 3 दफा वहां लेकर गए। But unfortunately उसका बोन मैरो ही क्लियर नहीं हो पाया मल्टीपल राउंड्स ऑफ कीमोथेरेपी के बावजूद। आई अंडरस्टैंड। तो मुझे ये बताइए डॉक्टर जैनब कि फाइनली जब ईसा का इंतकाल हुआ, वो कैसा वक्त था आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए? ईसा के जॉर्डन में ही जब हमें पता लगा ना कि अब हम ट्रीटमेंट इज नॉट हेल्पिंग हिम, तो उसी वक्त डॉक्टर अयाद सुल्तान हैं जिन्होंने हमें बैठ के उस वक्त काउंसल किया, और और हमें बताया कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग हिम थ्रू मोर पेन, इट्स बेटर टू लेट हिम एंजॉय द लाइफ दैट ही हैज। तो मैं एज हिज मदर, एंड बिकॉज कमाल ट्रस्टेड माई डिसीजंस, हैविंग मोर नॉलेज ऑफ दिस, तो हमने डिसाइड किया कि हम ईसा को वापस पाकिस्तान लेकर जा रहे हैं, और हम उसको जितना नॉर्मल एक चाइल्डहुड दे सकते हैं वो हम देंगे। तो उस वक्त उसको ईसा को कोई पेन नहीं था, कोई स्वेलिंग नहीं थी, कोई अपेरेंट वो नहीं थे साइंस ऑफ कैंसर। सो मच सो कि जो उसको कीमोथेरेपी मिल रही थी उससे उसका हेयर लॉस भी नहीं हुआ था, सो ही हैड अ फुल हेड ऑफ हेयर। तो जब हम उसको पाकिस्तान लेकर आए, उस वक्त उन्होंने कहा कि ही कुड हैव बिटवीन 6 to 8 months बिफोर इट्स बिकम सिम्टोमेटिक। एंड और इसी तरह हुआ कि 3 से 4 महीने के बाद ईसा के स्पेलिंग शुरू हो गई, और 6 to 8 weeks जो उसकी लास्ट जिंदगी के थे, those were very painful. Those were very painful. उसको palliative radiation मिली। That is when जब मैं इंतज़ार करना शुरू हो गई थी कि when will this pain be over for him. So I had in a way started to grieve of an impending loss much before he passed away. And
जो इमीडिएट रिएक्शन ईसा के इंतकाल पे, बिकॉज वी वांटेड हिम टू बी एट होम। ईसा के आखिरी दिनों में हम वही सब कुछ करते थे जो वो चाहता था। Although I live in Islamabad, but he wanted to be in Lahore, where majority of our family is, जहाँ उसका ननिहाल भी है। So he was surrounded by his all his favorite people, मेरी extended family, my cousins, my in-laws, उसका ददियाल ननिहाल सब इकट्ठा था उस छोटे से बच्चे का ख्याल रखने के लिए। So he passed away in his father's lap, um, in the home that he loved to be in. और बस आखिरी लम्हात में जब मुझे लगा कि वो गैस्प कर रहा है, तो मैं दूसरे कमरे में चली गई थी और मैं वहां जाके लेट गई थी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त पहला जो जब मुझे बताया गया कि ही इज नॉट ब्रीदिंग, और मैंने उसको जाके चेक किया, तो ऑल्दो आई न्यू दैट ही इज नो मोर, बट मैं कह नहीं पा रही थी कि ये नहीं है। तो मैंने सबको ये कहा कि प्लीज आस्क अनदर डॉक्टर टू कम एंड वेरीफाई, बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजिशन टू से दैट ही इज नो मोर। तो फिर another family friend of ours, because it was in the middle of the night, it was around 2 or 3 a.m. in the morning in fact, तो जब वो आई उन्होंने बताया कि he is no more, तो this was the moment that I had been, my husband and I, who is my rock and support, we had been preparing for it, और हम फिर बस सजदे में गए कि अल्लाह ताला, we have returned him to you, क्योंकि वो आप ही की तरफ से आया और अब आप ही के पास है। बेशक, बेशक। तो डॉक्टर ज़ैनब, फिर उसके जो बाद के दिन थे, वो कैसे थे? एज अ ह्यूमन बताएं, एज अ मदर बताएं, और किस चीज ने आपको हेल्प किया ग्रीफ को प्रोसेस करने में, रिकवर करने में? I think the biggest support was, of course, my family, husband, my parents-in-laws. उन्होंने हमें ऐसा हमारा ख्याल रखा, मेरे और कमाल का, जैसे um, मुझे हंसी आती है कहते हुए, जैसे कोई नौब्याता जोड़ा नहीं होता, और उनकी बहुत खातिर की जाती है। We started feeling like newlyweds again. अच्छा। I remember the third day, चौथे दिन, my father gave us के बस अब जाओ and go and eat someplace nice. You haven't been out in such a long time. So it was amazing कि हम उस टाइम में, बिकॉज ईसा की लास्ट डेज में ना उसका फेस बहुत डिसफिगर हो गया था न्यूरोब्लास्टोमा में, जो है वो, क्योंकि फेशियल स्केलेटन सारा न्यूरल क्रेस्ट सेल ओरिजिन का होता है ना, तो वो ट्यूमर मेटास्टेसाइज करते हुए रैकून आईज बन जाती हैं, और उसके मुंह में ग्रोथ थी जो ब्लीड करती थी। सो उसका चेहरा बहुत बदल गया था उसकी असल उससे। तो बहुत अरसे तक तो मैंने मतलब उसकी बीमारी के दौरान तो मैं उसकी पुरानी तस्वीरें नहीं देखती थी। तो जब मैंने उसके जाने के बाद वो दोबारा उसकी फोटोग्राफ्स देखी, तो मैं ये सोचती थी कि इतना प्यारा बच्चा हमारी जिंदगी में था। और आई थिंक फेथ, वो जो होता है ना कि ईमान का सबसे बड़ा फल जो होता है, वो एट द टाइम ऑफ लॉस आपको होता है, क्योंकि दुनिया की कोई चीज आपको सब्र नहीं दे सकती, बट द फैक्ट कि अल्लाह का वादा है कि ये जुदाई आर्जी है, एंड ही विल बी देयर एंड आई विल मीट हिम। यस, दैट।
And Alhamdulillah, बहुत जल्द Kamal and I came to know that we are expecting another child. राइट। So just looking forward to being parents again. बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर ज़ैनब, आपने ज़िक्र किया था फिर ईसा के बाद आप कोई चाइल्ड कैंसर के हवाले से काम भी कर रही हैं, कोई एक स्मॉल प्रोजेक्ट है जो आप लाहौर में रन कर रही हैं? नहीं जी, इस्लामाबाद रावलपिंडी एरिया में ही है अभी। अच्छा। मैं जब पाकिस्तान में जब उसका इलाज हो रहा था ना, तब तो हम बहुत सारी सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर रहे थे, बट दैट वाज़ मोस्टली फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो हम खुद कर रहे थे ना। हुँ, हॉस्पिटल में मेडिकल सपोर्ट, मेडिकल केयर तो अच्छी थी, लेकिन अम, बच्चे की होलिस्टिक केयर, जो एक साइकोलॉजिकली एक हुँ, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो नहीं अवेलेबल थी, और वो मुझे तब पता लगा जब हम उसको जॉर्डन लेकर गए। हुँ, और वहाँ जाके मैंने देखा कि कैंसर हॉस्पिटल में जो बच्चों की फैसिलिटीज़ हैं, जो उन्होंने यूज़ करनी होती हैं, वो उनका मतलब लेआउट ही डिफरेंट है ना। उनकी दीवारें भी मुख्तलिफ हैं, वो इक्विपमेंट भी मुख्तलिफ है, सो मच सो वो लोग ही मुख्तलिफ हैं। हुँ, वो ड्रेसअप मुख्तलिफ तरीके से होते हैं, उनका प्रॉपर ऑन्कोलॉजी सपोर्ट, साइको ऑन्कोलॉजी सपोर्ट प्रोग्राम है। दे हैव एन ऑनगोइंग हॉस्पिटल स्कूल है, ताकि बच्चों का पढ़ाई तक का हर्ज ना हो हुँ, हॉस्पिटल में रहते हुए। So Isa used to love going to hospital because we had rented out an apartment close to the hospital. तो हमारा commute बस यही था, walk करके hospital जाना। तो he would be very excited कि हम चलें और वहाँ जाएंगे, और उधर clowns भी हैं, और वहाँ पे activities होती थी। तो he loved music, he loved dance, अच्छा। उसको बहुत शौक था। हुँ, वहाँ पे हॉस्पिटल में प्लेग्राउंड बहुत अच्छा था। सो ऑल्दो उसको पता होता था कि उसको यहाँ पे नीडल भी लगेगी और कोई पेनफुल प्रोसीजर भी होगा, बट इट वाज ईजियर फॉर अस टू encourage him to go there rather than hospitals here in Pakistan. हुँ, तो उसी वक्त मैंने सोचा था कि कम वक्त में इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला हमें मौका देता है, हुँ, तो हम इस चीज़ को उन जगहों पे इंट्रोड्यूस करें जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं। हुँ, तो वंस माय डॉटर वाज़ बोर्न एंड आई वाज़ वेल इनफ टू विज़िट द हॉस्पिटल्स, क्योंकि मैं एक दफ़ा गई थी उन तमाम लोगों से मिलने जो ईसा के सफ़र में हमारे साथ रहे थे, और अभी तक हमारे साथ हैं। मैं अभी तक दुआएँ करती हूँ उन लोगों के लिए, हुँ, क्योंकि वो जो आपके लोएस्ट पार्ट में आपका साथ देते हैं ना, वो आपकी दुआओं में शामिल रहते हैं। चाहे वो आया जी थीं, जो दुआ देकर जाती थीं, या उसके साथ थोड़ा-सा खेल के जाती थीं, या उसके ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जिनके लिए जिन्होंने मेरे लिए वॉक इन फैसिलिटी रखी हुई थी, जिनके लिए कभी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अम पीडियाट्रिशियंस वैसे मेरे फेवरेट डॉक्टर्स होते हैं, और पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक सर्जन्स तो एक डिफरेंट ही लेवल पे लोग होते हैं। दे आर अमेजिंग पीपल। हुँ, तो फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि चूंकि मेरी अभी रिहाइश इधर है, तो एक ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों को मैं इम्पैक्ट कर सकूँ, वहाँ पे हम इस प्रोग्राम को शुरू करें। और इनिशियली इट वाज मेरा ख्याल था कि आई वुड जस्ट सेट अप अ प्ले रूम एंड हैव टॉयज और इस किस्म की चीज़ें, बट एज आई डेल्व्ड इनटू इट आई अंडरस्टूड कि ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, असल में तो वी नीड ह्यूमन रिसोर्स यस। जो हमें क्रिएट करना है, बिकॉज चीज़ों से नहीं, इट्स द ह्यूमन कनेक्शन जिससे इंसान हील करता है, जिसको याद रखता है। सो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है चाइल्ड लाइफ सपोर्ट की अच्छा। इंटरनेशनली। तो राइट। दैट उस टीम का काम ये होता है कि वो मेडिकल टीम में और फैमिली के दरमियान दरमियान में लिजॉन करे, ताकि वो समझाए बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी कि उनकी अम, बीमारी की नौयत क्या है, किस किस्म के इलाज की ज़रूरत है, बच्चे को उसकी एज अप्रोप्रिएट उसके ऊपर समझा सके, ताकि बच्चा कोऑपरेट कर सके ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। हुँ, क्योंकि बहुत दफ़ा बच्चों को हम समझाते नहीं हैं,
तो बच्चों को अननेसेसरी सेडेशन की ज़रूरत पड़ती है या बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, तो हुँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो एक फ़ील्ड ऐसी है जो कि जिसमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा बच्चे हैं बिल्कुल, और वो बच्चे किसी भी वजह से जब बीमार होते हैं, तो बिल्कुल। उनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे लिए इट वाज़ सो अम्यूज़िंग बिकॉज़ आई वुड फाइंड माई सेल्फ सिटिंग ऑन अ वॉल। एक साइड पे एक साइड पे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स और नर्सेज़ हैं और दूसरी साइड पे वो फैमिली है और मैं बिल्कुल, दोनों का हिस्सा थी। बिल्कुल। तो जिस वक़्त मैंने बच्चे को कड़वी दवाई बाय माउथ देनी है, तो हुँ, कभी आई वुड गो टू द डॉक्टर्स रूम एंड से कि डॉक्टर साहब मैं इसको कैसे दूँ ना? तो उन्होंने कहा आप ऐसे करें और इस तरह मिलाएँ और ऐसे दे दें। तो फिर मैं उनसे कहती थी आपके बच्चे नहीं है ना? हुँ, एंड दोज़ हाउस ऑफिसर्स और यंग यंग रेज़िडेंट्स, तो उनके उनको वाक़ई एक्सपीरियंस ही नहीं था। एक बच्चे को दवाई देना कितना मुश्किल काम है। अम, एंड और उसमें जब मैं देखती थी कि जो यंग मदर डॉक्टर्स होती थीं, जी, how they would interact with me would be a would be an entirely different thing. एग्ज़ैक्टली, So, of course, experience is something that and lived experience is something that just changes everything. जो आपकी एब्सोल्यूट डिलीवरी सर्विस है, वो एक altogether different level पे चली जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए डॉक्टर ज़ैनब अब हम इसको रैप अप की तरफ भी जाएँगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा फॉर फॉर ऑडियंस आप ये बताइए कि इस सारे प्रोसेस में अ, बच्चे को कैंसर से गुज़रते देखना, उसको लूज़ करना एज़ पेरेंट्स, आपने सीखा क्या? Um, I think the biggest lesson is to live the present fully. आप इस चीज़ को जान लेना अगर कि जो आपके पास है वो सिर्फ़ आज है, जो आज का लम्हा है। हुँ, यू डोंट नो व्हाट टुमारो विल ब्रिंग, और जो गुज़र चुका वो तो गुज़र चुका है ना। वो आपको दुःख भी कितनी देर के लिए दे देगा या खुशी भी कितनी देर के लिए दे देगा। I would like to use this opportunity to also tell that I have struggled with my mental health because ईसा की बीमारी के दौरान मैं उन तमाम वेल मीनिंग हाथों को झटकती रही जो मुझे सपोर्ट देना चाह रहे थे। वेरी वेल मीनिंग डॉक्टर्स वुड से दैट यू शुड लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। तो मैं कहती थी नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। एंड अल्लाह ताला ने ईसा के इंतकाल के बाद हमें सालेहा दी, बेटा मूसा दिया। एंड जस्ट प्रायर टू मूसा's birth, जब मुझे एक और बेटा मिल रहा था, आई फेल इनटू वेरी वेरी सिवियर पेरीनेटल डिप्रेशन, जो ब्लूम हुआ इनटू पोस्टपार्टम, जिसके बाद I've had multiple relapses of depression as well। और अ, उसमें फिर आप यही कहते हैं कि आपको नहीं पता कि ज़िंदगी आपको किस मोड़ पर ले आएगी ना। तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना, बहुत आगे तक सोचना इज़ इट्स समथिंग जो हमें शायद बड़ा बड़ा इस तरह किया जाता है ना। हम हमेशा आगे की तरफ ही देखते रहते हैं। स्कूल हुँ, कब जाएँगे, कॉलेज कब जाएँगे, यूनिवर्सिटी कब जाएँगे, शादियाँ कब होंगी, फिर हुँ, बच्चे कब होंगे, फिर उनके सारे मसले। हुँ। I think we need to raise our children to be more alive in their present। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है एंड और ज़ाहिर-सी बात है ये आपका लिव्ड एक्सपीरियंस है। आपको वक़्त ने सिखाया है, आपको कुदरत ने सिखाया है और क्योंकि ये सारी जो आप पिछले आधे घंटे से हमने बात की है, ये कहानी बहादुरी की है, ये कहानी सब्र की है, ये कहानी ईमान की है और बहुत शुक्रिया आपका थैंक वक़्त यू सो देने मच का। फॉर हैविंग मी डॉक्टर फैसल। आपकी याददाश्त के लिए मैं बताती हूँ कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात हुई थी
आपने एक टॉक की थी सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, हम्म, एंड आई वाज वन ऑफ द ऑडियंस मेंबर्स। जो इस्लामिक कैफे यूनिवर्सिटी सोल, कैफे सोल से, में की थी आपने, राइट। कैफे सोल में जो की थी। अच्छा, या। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने वो अटेंड की थी। लेकिन ये जो आज आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप यकीन करें, मुझे इतना कुछ सीखने का मौका मिला है। मुझे लाइफ के बारे में, उसकी अनसर्टनिटी के बारे में, और फिर जब इंसान उससे निकल के जो जो कुंदन बनता है, जो उसमें एक ठहराव आता है, वो आपकी बातों में नजर आता है। और यकीनन कमाल साहब पार्टिसिपेट तो नहीं कर सके एक्टिवली, तो उनका अपना एक तजर्बा होगा, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर जैनब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके थैंक यू experience सो मच डॉक्टर फैसल। चूंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं सिर्फ बताना चाहूँगी कि February 15 जो है वो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे है, और जो चाइल्डहुड कैंसर कम्युनिटी है वो इसको कमेमोरेट करती है, क्योंकि हमें ऑल्दो आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था, और हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें आज भी ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि बच्चों को भी ये मुहलिक बीमारी लाहक हो सकती है। और जैसे हम बड़ों के कैंसर के लिए जैसे हैट्स ऑफ के पिंक रिबन ने अवेयरनेस जैसे की है, सबको आज पता है कि खवातीन में छाती का कैंसर जो है वो पिंक रिबन है उसका निशान। तो इस तरह बच्चों के कैंसर का गोल्ड रिबन होता है, गोल्डन रिबन। और बच्चों को जो स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत है ना, वो डेवलप करने की ज़रूरत है एट ऑल लेवल्स। नेशनल पॉलिसी लेवल पे तो होना ही है, लेकिन हर लेवल के ऊपर ना मैं, अगर कोई मेडिकल ग्रेजुएट्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप डरे नहीं बच्चों से या कैंसर के मरीज़ों से। जब मेरा पीडियाट्रिक्स की रोटेशन हुई थी और मैं बाहर से गुज़री थी चाइल्डहुड कैंसर वार्ड के, तो मैं डरी थी अंदर जाते हुए, बिकॉज़ आई कुडन्ट बेयर टू सी a sick child. Um, little did I know that I'd have to live through this experience. साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स जो हैं हमारे मुल्क में, जो बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे बन रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं डरें। आप यू कैन गेट इन टच विद अस, आप हमारे हॉस्पिटल में आएँ और आप देखें कि इन बच्चों को हँसता खेलता देख के आपकी ज़िंदगी में कितनी खुशी आती है। यू नो माय बिगेस्ट हैप्पीनेस other than seeing my children and my family thrive is seeing these children. Even though I know so many of them would not live to see the next Eid or the next 14 अगस्त, लेकिन जब मैं उनके साथ ये चीज़ें कमेमोरेट और सेलिब्रेट करती हूँ, तो it just makes it, you know, that is my, I found my calling, my purpose. बिल्कुल। और आपके हॉस्पिटल का नाम क्या है? डॉक्टर फैसल, एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है चाइल्डहुड कैंसर केयर ट्रस्ट, ठीक है। एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इट रजिस्टर्ड वेरी सून। इंशाल्लाह ये रजिस्ट्रेशन इसकी हो जाएगी। सो वी ऑपरेट एट मल्टीपल हॉस्पिटल्स। राइट। तो वो इंशाल्लाह इफ पीपल कैन गेट इन टच, आई होप आप शेयर कर सकेंगे हमारा इंस्टाग्राम पेज, तो दे कैन राइट टू अस, और फिर हम उनकी हाँ, रिहाइश की जगह के हिसाब से बता सकेंगे कि बिल्कुल। वो इस आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। आप वो लिंक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैं फिर जी इसके जी, साथ ही टैग करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलें डॉक्टर जैनब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच सर, इट्स बीन एन ऑनर। आपकी वीडियोस मैं बहुत एविडली फॉलो करती हूँ, होती वो जनरल ऑडियंस के लिए हैं, बट इवन फॉर फॉर डॉक्टर्स, हम्म, क्योंकि आप जानते होंगे कि हम डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन हम मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारे अभी भी बहुत पुराने दकियानूसी से ख्यालात है, बिल्कुल। तो वो मेरे लिए जो है वो बहुत अवेयरनेस होती है। बिल्कुल। बल्कि कभी आने वाले सेशंस में हम कोशिश करेंगे कि किसी मौके पे डॉक्टर्स को जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं या उनकी ट्रेनिंग में जो कमी है,
मेंटल हेल्थ के हवाले से उस पे भी डिस्कस करें। जी, जी, बिल्कुल, I'd love to be part of any discussion. चलें, thank you so much for your time and for sharing your experience. Thank you Thank, again. thank you, audience. We are signing off, and I hope it was useful for you. So till next time, Khuda Hafiz.